प्रजापति सबसे पुराना वैज्ञानिक है। 4 महीने रखने से उनका गुजारा हो जाएगा कि 4 महीने के बाद वो आप उनकी पेंशन बांध दोगे क्या? कहीं ना कहीं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी वाटिकला बोर्ड है। सांसद के पास जाएंगे, सांसद कहेगा जी मेरा काम नहीं है। हमारा प्रजापति समाज दिल्ली प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख की संख्या में है। उनको वोट बैंक चाहिए होता है, जहाँ मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा दिखाई देता है वो वहाँ चद्दर चढ़ाने चल जाते हैं। मैं तो विरोध करता हूँ उनका साफ साफ। कितना दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है, उनको कहीं पे किसी को टॉर्चर करके मारा जा रहा है, कहीं किसी को आग में भुना जा रहा है। अपने अधिकारों को सरकार से छीनना पड़ेगा और उसके लिए हमें राजनीति में आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं टैलेंट ऑफ इंडिया अपनी पहचान कार्यक्रम, और इसके कार्यक्रम के अंदर आज हमारे साथ में हैं भाई राहुल प्रजापति जी, जो एक समाज सेवी हैं और इसके साथ साथ में अपने समाज के लिए वो कार्य भी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज, पहले तो राहुल प्रजापति जी से एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। तो राहुल प्रजापति जी, हमारे दर्शकों को आप एक परिचय दे दीजिए अपना। जी नमस्कार, मैं राहुल प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ से युवा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, और मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। राहुल जी, आप किस समाज से आते हैं और किस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रजापति समाज से आता हूं, लेकिन मेरा मुख्य तौर से ये कोई अलग तात्पर्य नहीं है कि भाई मैं सिर्फ प्रजापति समाज के लिए ही कार्य करूं। मैं जितना भी मुझसे हो सकता है मैं धरातल से काम करता हूं, धरातल के लिए अपना जितना भी मैं आप समय दे सकता हूं वो आप न्यौछावर करता हूँ। सर्व समाज के लिए? सर्व समाज के लिए। अच्छा, अगर बात की जाए प्रजापति समाज के लिए भी आपने कोई बोर्ड वगैरह बनाया हुआ है? देखिए, दिल्ली प्रदेश के अंदर हमने प्रजापति समाज के लिए माटी कला बोर्ड के गठन की मांग की थी, जो कि काफ़ी राज्यों ने बनाया भी है, लेकिन हमारे दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है, जिसको लेकर के मैंने सभी जितने भी हमारे विधायक गण हैं, सांसद गण हैं और मंत्री हैं, सभी को मैंने पत्र भी लिखे, जाकर उनसे बैठकें भी की। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई भी सरकार हो, अभी तक हमारे प्रजापति समाज को दिल्ली के अंदर कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, और ना ही माटी कला बोर्ड के बारे में बातें तो बहुत हुई। चुनाव के समय में जब चुनाव आता है, सरकार अपना जो है जो उनका झांसा देने का काम होता है वो करती है, लेकिन उसके अलावा सरकार ने अभी तक गौर नहीं की है। कितना समय हो गया आपके माटी कला बोर्ड बने हुए? लगभग 4 साल से हमारी मांग चल रही है, और हमारा प्रजापति समाज दिल्ली प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख की संख्या में है, जो कि चुनावी समय, जब चुनाव का समय आता है, एक इनका वोट बैंक जो है ना बड़े मायने रखता है। लेकिन पता नहीं, या तो सरकार इनको देखना नहीं चाहती है, सरकार इन से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि हमने काफ़ी बार जो है मुख्यमंत्री से बैठक करने का भी समय मांगा, लेकिन शायद हमारे मुख्यमंत्री को जो इतना समय ही नहीं था कि भाई 20 लाख जिसके वोटर हैं हम उन्हें समय दे, भाई उनके लिए जो उनकी निजी सुविधाएँ हैं उन्हें प्रदान करें। जबकि ये हमारा एक संस्कृति, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसकी तरफ हमारा बढ़ावा था कि भाई अगर बोर्ड बनेगा तो हमारे प्रजापति समाज के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और दिल्ली में जो है प्रदूषण मुक्त भी कहीं ना कहीं हम उसके लिए भी कार्य करेंगे। क्या मांग थी आप लोगों की? बस बोर्ड का गठन था। अगर हमारे बोर्ड का गठन होता तो हमारे प्रजापति समाज के लिए, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न होते, और जो ये मिट्टी का कुल्हड़ है अगर ये उपलब्ध होता मार्केट में आता। आजकल डिस्पोजल की वजह से, प्लास्टिक की वजह से काफ़ी प्रदूषण का मुद्दा चलता है। जब भी ये पराली का समय आता है तभी सरकार जो है पराली का मुद्दा उठाकर जो प्रदूषण का वो करती है। लेकिन हमारी ये मांग थी कि कहीं ना कहीं हम इसमें अगर भागीदारी होंगे, अगर हमारा बोर्ड का गठन हो जाए तो हमें रोजगार भी मिलेगा, और हम प्रदूषण से भी दिल्ली को कहीं ना कहीं मुक्त करने का कार्य करेंगे। जिस तरह सरकार ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से जो है क्या नाम इस पर रोक लगाई गई है, तो दिल्ली के अंदर तो मिट्टी के लिए भी परेशानी होती होगी, क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ कैसे बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मिट्टी भी सबसे पहली चीज़ जरूरी है। फिर मिट्टी के बर्तन बना, अगर मान ले मिट्टी की उपलब्ध हो जाती है तो उसके बाद फिर उसको पकाने के लिए फिर आवा भी लगाना होता है। तो उसके लिए फिर जो आप उपला लगाएंगे, लकड़ी लगाएंगे, उसका भी उपलब्ध कराना है, और फिर उससे जो धुआं होगा सरकार उसी के लिए तो कह रही होगी। नहीं, तो उसके लिए आपने क्या कुछ समाधान निकाला है? एनजीटी ने जो है ये भट्टियां तो काफी समय पहले बंद कर दी थी, लेकिन हमारी मांग थी कि भाई जो हमारा बोर्ड बनेगा,
बोर्ड के अंतर्गत आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक भट्टियाँ काफ़ी चल रही हैं और सारा काम आप देखते होंगे, जो सारा काम अब जो मिट्टी का हो रहा है, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक कार्य से हो रहा है। हम्म। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि भाई जो हमारा बोर्ड बनेगा, बोर्ड को हमारे संवैधानिक दर्जे से बनाकर हमारा बजट पास किया जाए। अगर हमारा बजट पास होता तो हम सभी के लिए प्रावधान करते कि भाई ना तो हमें उपले की ज़रूरत है, ना हमें किसी ईंधन की ज़रूरत है। हम इलेक्ट्रॉनिक भट्टियाँ लगाते, हर क्षेत्र में हम भट्टियाँ लगाते, जो भी बर्तन बनाता उसमें पकाओ भाई, 10 से 5 मिनट के अंदर ये पककर तैयार हो जाता है। उसमें कि आवश्यकता ही नहीं थी हमें प्रदूषण फैलाने की, प्रदूषण ना तो बल्कि हम उससे बचाव और कर रहे थे। तो इससे समाज को कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, समाज की लाभ करने की बात नहीं है, हमें प्रजापति समाज को ही लाभ नहीं मिलेगा इससे, इससे सभी समाज को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एक तो हमारी प्राचीन संस्कृति है, कहीं ना कहीं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी माटीकला बोर्ड है, क्योंकि प्रजापति समाज एक अपने आप में सर्वोपरि है, जो कि आपके जो है ये वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्रजापति सबसे पुराना वैज्ञानिक है। और जितना भी हमारा युवा था या जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबको रोजगार मिलता, किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। और प्राचीन संस्कृति की जो हम तरफ, जो मोदी जी का नारा था कि भाई लोकल फॉर वोकल, हम उसकी तरफ भी बढ़ावा दे रहे थे इनको। तो मोदी जी ने जो है भाई ये बात पहले उठाई भी थी कि भाई मिट्टी से बने हुए बर्तनों को जो है जी उन्होंने प्रोत्साहित भी किया था, भाई ज़्यादा ज़्यादा प्रोत्साहन दिया उन्होंने। जी तो फिर क्या उसके बाद किसी राज्य में इस चीज़ को उठाया गया क्या? किसी सरकार ने इसको पास किया, मान्यता दी है? जी, बिल्कुल, राजस्थान सरकार भी पास कर चुकी है और मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि योगी सरकार ने तो पहली कैबिनेट बैठक में ही इसको माटीकला बोर्ड को पास कर दिया था। और आप किसी भी स्टेट का जो है इतिहास उठाकर देख लीजिए, माटीकला बोर्ड सब जगह चल रहा है, लेकिन दिल्ली में पता नहीं क्या समस्या आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि पता नहीं सरकार ने भाई क्या कमी देखी है कि जो प्रजापति समाज की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहती। हमारी बल्कि विधानसभा में काफ़ी बार बैठक हुई, जहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के काफ़ी अधिकारी मौजूद थे, तो उन्होंने हमें कहा भी था कि भाई आप जो है माटीकला बोर्ड की जगह भाई इसको समिति बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन हम जहाँ जब तक हमारे प्रजापति समाज के उत्थान की बात नहीं होगी, बल्कि उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि भाई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है प्रजापति समाज के लिए ये ये इतना कर रहा है, वहाँ पे चाक बांट रहा है, लेकिन चाक बांटने से प्रजापति समाज का उद्धार नहीं हो सकता। मैंने उनको दिखाया भी है, अपने रिकॉर्ड खुद उन्हीं के रिकॉर्ड में दिखाया है। 1,40,000 रुपए के उन्होंने चाक बांटे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई 1,40,000 रुपए का पूरी दिल्ली के अंदर आप चाक बांट के प्रजापति समाज का भला कर देंगे या प्रजापति समाज का उत्थान हो जाएगा? जो हमारी भूमि है उनको तो लोगों ने कब्जा कर रखा है। जो हमारी पट्टे की ज़मीन होती थी भाई, मिट्टी बनाने की ज़मीन होती थी, जहाँ पे हम मिट्टी के बर्तन बना के रखते थे, सुखाते थे, उस पे तो सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की भाई कि प्रजापति समाज को ये दी जाए। कम से कम हमें उन्हें सौंप के सामुदायिक भवन ही बनवा देते, कम से कम प्रजापति समाज के या अन्य समाज के काम तो आते वो। क्या आपका समाज राजनीति की तरफ नहीं आया अभी तक? देखिए अगर हमारा लगता है कि क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, जी अगर हम अपने समाज को उठाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम राजनीति में भागीदारी निभानी जी पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उसके साथ शिक्षा भी जरूरी है। जी तो शिक्षा के उसमें समाज को कहाँ तक लेके जा चुके हैं और देखिए राजनीति में कितना बढ़ावा किया अभी देखिए तक? शिक्षा की तरफ जैसे हमारा प्रजापति समाज अब पहले तो हमारी प्रजापति समाज की जो है स्थिति शुरू से ही कमज़ोर रही है, क्योंकि किसी भी सरकार ने, हमारा प्रजापति समाज जो पहले से ही ये रहा है कि वो कभी किसी के पास ना तो किसी सरकार पर दबाव बनाया है, ना ही कभी किसी सरकार को उल्ट शब्द हमारे प्रजापति समाज ने बोला, क्योंकि हमारा प्रजापति समाज जो है सिर्फ अपनी मेहनत कस कर अपने रोजगार को करने में विश्वास रखता है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो जैसे जैसे प्रजापति समाज 2 रुपये का गुजारा कर अपने जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी तो अब राजनीति की तरफ कितना आपका जो है रुझान है? देखिए, जब सब चीज़ की अति हो जाती है और सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वो आपकी भाषा में कहते हैं ना कि जब घी सिंधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वही मुझे लग रहा है कि आप प्रजापति समाज को भी निडर होकर राजनीति में उतरना पड़ेगा, अपनी मांगों को रखना पड़ेगा। अपनी मांगों को रखना नहीं, बल्कि हमें अपने अधिकारों को सरकार से छीनना पड़ेगा और उसके लिए हमें राजनीति में आना पड़ेगा। अगर हम बात करें, कॉमन बात करेंगे हम, जी आज की युवा की सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ज़रूरत क्या है? देखिए, चुनावी समय में मैं आज के युवाओं की ज़रूरत पर नहीं, सभी ज़रूरतों पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि जब चुनाव का समय आता है और
जब चाहे वो निगम पार्षद का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो, जब चुनाव का समय आता है तो सभी सरकारों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब उनका सभी का फोकस एक महिलाओं पर और युवाओं पर होता है। और युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनको रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए जो है उनको बहलाना फुसलाना कि भाई हम इतनी हजार नौकरियां यहाँ से देंगे, इतनी हजार नौकरियां यहाँ से देंगे। लेकिन ये नौकरियां भी इनको तब याद आती हैं, ये युवा भी तब याद आते हैं जब इनका चुनाव का समय आ जाता है। और चुनाव का समय निकलते ही इनको युवाओं को भी भूल जाते हैं और महिलाओं को भी भूल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात करें हम, दिल्ली में जो ये मार्शल का मुद्दा था, जो ये बसों में मार्शल रखे गए थे, अब ये लगभग मेरे अंदाज़ा से 12 या 13 महीने से इनको नौकरी से निकाल रखा है। और आज वो युवा इतना परेशान हो रहा है, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम उनके बच्चों के बारे में ज़रा सोच लें। तो अभी कहा तो है केजरीवाल जी ने क्या कि अभी हम जो है क्या नाम 4 महीने के लिए उनको रख रहे हैं। तो 4 महीने रखने से उनका गुजारा हो जाएगा कि 4 महीने के बाद वो आप उनकी पेंशन बांध दोगे क्या? कह रहे हैं भाई हमारी सरकार को जिता दो, अच्छा, हमारी नहीं सरकार उससे, दोबारा फिर बना दो। देखिए उससे पहले भी तो जिता ही रखा था ना आपको। आपको जिता रखा था, आपने 4 महीने के लिए उनको यूज किया और यूज करके उनको फेंक दिया। अब आप फिर वही झांसा दे रहे हैं उनको कि भाई 4 महीने के लिए आ जाओ, हमें जिता दो और फिर हम आपको फेंक देंगे। अच्छा ये तो कॉमन सी बात है। अच्छा, फ्री की रेवड़ी से कितना हुआ है? देखिए फ्री की रेवड़ी देने के लिए है, वो दिखाने के लिए, देने के लिए नहीं है। इस छोटी सी बात से आपके दर्शक भी समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि दिखाने के लिए कुछ होता है। ये फ्री की रेवड़ी तो पंजाब में भी दी गई थी। अब तक वो 2100 रुपये के भी खाते में दिखा दो, अगर एक के खाते में आए हो तो। भगवत मान तो कह रहा है कि हमने सब कुछ दिया नहीं, है। कहने से थोड़ा ही ना होता है, दिखाओ तो सही, साबित तो करे, दिखाए भाई किसके खाते में आए हैं। जो पंजाब सरकार में, जो पंजाब में हुआ है, वही आपने दिल्ली में जो है भाषण आपने उसमें पत्रों में तार दिया। सिर्फ कुछ बातें देखिए पत्रों में होती हैं, एक्चुअल में नहीं होती हैं। और महिलाएं भी आजकल की इतनी समझदार हैं कि वो भी सब सोच समझ के चलती है और सब कुछ उनको पता है कि कौन क्या देता है और कौन क्या करता है। नहीं, महिलाओं को तो पता है, उनको तो फ्री जो मिल रही है, यात्रा मिल रही है। नहीं, यात्रा मिलने से उनका घर थोड़ा ही ना चल जाएगा। मात्र यात्रा मिलने से थोड़ा ही हो जाएगा। और भी तो उनके काफ़ी सारे घर चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों का ज़रूरत होती है। ये फ्री में यात्रा हो गया अपना, जो कहीं भी चले जाती है वो। नहीं, यात्रा तो सभी करा रहे हैं, योगी सरकार भी कराती है। अच्छा, और आपने भगवा धारण किया है आपने? ये मेरी पहचान है, सनातनी हूँ। मतलब ये भगवा पहनने से सनातनी होता है? नहीं, ये तो मेरी पहचान है भाई, संस्कृति हमारी, हमारे शास्त्र कहते हैं मस्तक पर तिलक, और जो भी अपना वस्त्र है सनातन का वो पहन के चलिए। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ और मैं आपसे जान लूँ, क्या क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो हल भी होनी चाहिए? देखिए हमारे क्षेत्र के अंदर बात की जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि जल भराव का मुद्दा होता है। अब जल भराव के अंदर क्या होता है, जब भी बरसात का मौसम आता है, किसी तरफ भी कोई जल की निकासी नहीं है। पता नहीं इंजीनियर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्था कराते हैं। जब भी थोड़ी सी भी बरसात होती है तो पानी का जो है सब जगह जल भराव हो जाता है और उसमें दुर्घटनाएं इतनी होती हैं। आप देखते भी होंगे जगह जगह कि पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितना एक्सीडेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनके परिवार तक चले जाते हैं, परिवार को बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। और बात की जाए हमारे रेलवे स्टेशन की, तो हमारा जो रेलवे स्टेशन जो है ये हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा रेलवे स्टेशन जोड़ता है। और यहाँ पर हरियाणा से जब हम आते हैं तो हरियाणा से आते वक्त दिल्ली का पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है। लेकिन हमारे नरेला के अंदर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होने के बाद भी यहाँ पर कुछ ही ट्रेनें रुकती हैं। मुख्य तौर से कुछ ट्रेनें जो रुकती हैं, जिसकी वजह से हमारे नरेला वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात की जाए नरेला से हरियाणा की तरफ जाने की, तो हरियाणा की तरफ जाने के लिए तो मात्र 2 ही ट्रेन है, सुबह 9 बजे और शाम को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तो ये ट्रेनों की बड़ी समस्याएं हैं, जल भराव की बड़ी समस्याएं हैं। और जहाँ तक बात की जाती है हमारी इसकी मंडी का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी इस मंडी से ना कुछ ही लोगों को फ़ायदा होता है।
लेकिन अन्यथा आप अगर गौर करेंगे तो इस मंडी से भी आपको इतनी समस्याएं मिलेंगी। एक जाम की बड़ी समस्या, जितना भी ट्रक बाहर से आता है वो सारा रोड ब्लॉक कर देता है, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा रोड ब्लॉक रहता है, कहीं पे कोई निकलने की व्यवस्था नहीं रखते। और दुर्घटनाओं से भी हमें इससे सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रक जो है ओवरलोडिंग आते हैं और ओवरलोडिंग होने के बाद उसका कहाँ पलट जाए वो कोई पता नहीं होता। और हाइट भी होती हाँ है जी, वो। और हाइट भी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं पीछे भी हुई थी, और पीछे भी काफी सारे एक्सीडेंट हुए थे जिसकी वजह से जान चली गई जान लोगों चली की। गई थी। और सामुदायिक भवन भी, कुछ सामुदायिक भवन नरेला विधानसभा के अंदर हमारे ऐसे हैं जो या तो जर्जर पड़े हैं, या उनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, या अगर कोई बना दिया गया है तो वो अभी तक ताले ही बंद पड़े हैं। वो कोई भी देख रेख करने उसको वाला नहीं है। ना तो देख रेख करने वाला है, ना ही उसको किसी को अभी इस्तेमाल सौंपा करने गया के है। लिए दिया गया है कि भाई कोई जैसे गरीब कोई संस्था है, कोई मतलब उसको संस्थाएं हैं, संभाल ले उसको। कोई नहीं संभालने वाला, अभी भी कोई नहीं है। और जहाँ तक हम सड़कों की बात करें तो एक हमारा जो है बाकनेर से गोंडा रोड है। बाकनेर से गोंडा रोड की आप अवस्था देखिए, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जर्जर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप उस पर एक बार वीडियो लाइएगा, देखिएगा बनाकर। वहाँ पे इतनी बुरी हालत है उस रोड की, जबकि वहाँ पे इतनी गाड़ियों का आवागमन रहता है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, और जबकि वहाँ पे रिहायशी रेजिडेंस एरिया भी काफ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ से खेलते कूदते रहते हैं, तो उनको भी काफ़ी खतरा है। और जहाँ तक बात की जाती है हमारे सिंगो बॉर्डर की, सिंगो बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि 2 साल से सिंगो बॉर्डर जो है हमारा बंद पड़ा है। आधा रोड जो है उन्होंने पक्के वो लगा करके, डिवाइडर लगा करके तार कील रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, मतलब किसानों से इतनी बड़ी समस्या आ रही है कि भाई इतना डर लग रहा है कि भाई किसान आ जाएंगे तो वहाँ पे उसको रोड को पाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही समझ में नहीं आता। अरे हैं तो वो इंसान ही भाई, जो समस्याएं आपने उत्पन्न की है या तो उनका समाधान करो, लेकिन उनकी वजह से, उस रोड को बंद करने की वजह से आम पब्लिक को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो तो नहीं देख पा रही ना सरकार। अब जितना रूट वहां से जाता था, जितना ट्रैफिक वहां से निकलता था, वो सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता नरेला से। अब वो नरेला से अगर वो डाइवर्ट होता तो नरेला के अंदर तो जाम की समस्या बढ़नी। छोटे छोटे रोड हैं, वो नरेला तो अपने आप में ही इतना जो है भीड़ भाड़ का एरिया है, वो इतना ट्रैफिक वहां से आने के बाद तो नरेला वासियों की इतनी समस्या होती है कि उनका निकलना तक मुश्किल हो जाता है। काफी सारी समस्याएं हैं जिनको अच्छा, आपने फिर ध्यान देना चाहिए। इन चीजों को आपने कभी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कभी? देखिए, छोटी छोटी बातें कई बार क्या है, हम अपनी तरफ से जो मांग रखते हैं, या भाई हम कभी कहीं पे कोई प्रदर्शन कर दिया, कहीं पे आप पत्र भेज दिया, लेकिन अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ 0/0 है। और झांसे देने के अलावा, अब अगर हम किसी रोड की समस्या को लेके विधायक के पास जाते हैं, विधायक कहता मेरे अंडर में नहीं आता। सांसद के पास जाएंगे, सांसद कहेगा जी मेरा काम नहीं है। अब जाम मुक्ति की बात जहाँ तक सिंगू बॉर्डर की बात करें हम, अगर सिंगू बॉर्डर से हमारा रूट यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, अगर सिंगू बॉर्डर को खुलवाने की बात करेंगे तो वो कहेगा जी मेरे पास नहीं है इसकी। नेशनल में बस नेशनल आयोग जाओ या नेशनल वालों के पास जाओ, भाई वो देखेंगे इसको। तो कुल मिला के घुमाने फिराने का ही काम होता है, इसके अलावा कोई भी अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया गोल है, दुनिया गोल। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ और मैं जान रहा हूँ आपसे। अभी जो चुनाव आ चुके हैं दिल्ली के जी, इस समय नर्मदा विधानसभा से शरद चौहान का टिकट काट दिया गया जी। क्या विधायक ने क्षेत्र में काम नहीं किया था? देखिए, पहले तो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये ना पार्टी का मुद्दा है। अब पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो पार्टी का मुद्दा, क्योंकि टिकट देने वाली जनता तो है नहीं, टिकट तो पार्टी को देना है। अब पार्टी पता नहीं क्या सोच के टिकट देती है कि भाई पार्टी को, पहले मैं कहना चाहूँगा कि पार्टी को पहले क्षेत्र में उतर के देखना चाहिए किसने कार्य किया है, कौन करने लायक है, कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। वो विचार करते हुए पार्टी को टिकट देना या काटना चाहिए। तो आपके विचार में? देखिए, मेरे विचार में देखिए मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पार्टी का मुद्दा और पार्टी ही तय करेगी। नहीं, आपके विचार में? नहीं, मैं अपना विचार बता चुका हूँ कि तो दिनेश जी को जो टिकट दिया गया है क्यों ठीक नहीं दिया गया? देखिए, मैं इस पे भी ये सही और गलत का निर्णय मैं नहीं कर सकता, ये पार्टी ही तय करेगी। पार्टी ने क्या सोचा भाई दिनेश जी के लिए, पार्टी ने दिनेश जी के लिए क्या सोचा है या शरद चौहान जी के लिए क्या सोचा है, ये पार्टी तय करेगी और पार्टी बताएगी। अच्छा, बीजेपी से कौन आना चाहिए?
देखिए भाजपा की जहाँ तक की बात करें, हम भाजपा में दावेदारी काफी लोग कर रहे हैं, हम्म, और जहाँ तो तक लिस्ट लंबी है, दावेदारी, जी, लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वो भी मुद्दा पार्टी का है, वो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय लेवल पे जा ही नहीं रहे हम नहीं, तो। टिकट हम थोड़ा ही ना देंगे किसी को। नहीं। अगर लिस्ट कितनी, देखिए लिस्ट कितनी भी लंबी हो, पार्टी को ही तो टिकट देना है। अब पार्टी को जो कैंडिडेट ठीक लगेगा या पार्टी तय करेगी भाई। अगर जनता को सुनिए राहुल जी, मैं देखिए, आपसे ये नहीं कह रहा कि टिकट देखिए, किसको मिलना, आप किसको दे रहे हैं, आपकी- मैंने नहीं कहा। बाबूजी, मैंने ये देखिए, कहा है कि आपके मैं विचार से आप ही- कौन आना मैं चाहिए। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जब भी कोई चुनाव का समय आता है, झंडे कौन उठाता है? युवा उठाता है। झंडे भी युवा उठाते हैं, भीड़ भी हम इकट्ठी करते हैं, और नेताओं के लिए उनके जयकारे भी हम लगाते हैं, नेताओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। तो राहुल जी को दे दिया देखिए जाए टिकट। नेताओं के लिए इकट्ठे भी हम होते हैं, तो राहुल जी को नेताओं टिकट के दे लिए दिया जाए। भीड़ भी हम उत्पन्न करते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई, नेताओं के लिए जब सब कुछ हम ही करते हैं, तो तुम्हें तो मिल जाए। उन्हीं के बीच में से कोई उठा दिया जाए। तो फिर आपको मिल जाना नहीं, चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हीं के बीच में से कोई उठा दिया जाए। आपने फाइल क्यों नहीं लगाई? देखिए जब मेरा समय आएगा तो मैं भी फाइल लगाऊंगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर मेरे समाज ने मेरे को आगे किया, और मेरे समाज ने अगर ये अपनी इच्छा जाहिर की, तो मैं भी इसमें, अगर मैं अपने युवाओं का साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा जब भी समय आएगा। अच्छा, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, जी पसंदीदा बताना उनमें कौन है आपका। जी बताइए। पहले नंबर नीलदमन खत्री, जी मोहन भारद्वाज, जी राजकिरण, जी दीपक अजीत खत्री, जी प्रदीप भारद्वाज, जी और आपका सौरभ खत्री, जी मुकेश मान, जी वेदपाल मान, जी और रविंद्र नेताजी, जी जनता देवी, जी सुनीत चौहान। जी। कौन पसंदीदा चेहरा है? देखिए सभी मेरे अपने हैं, और मैं सभी का हूँ, लेकिन अगर मुझे टिकट देना होता तो मैं तय करता कि भाई मेरा पसंदीदा कौन है, या मैं, अगर मेरे हाथ में टिकट होता तब भी मैं ये देखता कि जनता के लिए, सर्वहित या राष्ट्रीय हित के लिए कौन कार्य करेगा, जनता के लिए बीच में कौन रहेगा, जनता के लिए कार्य कौन करेगा, और जनता को समर्पण कौन रहेगा, वो तय करना पार्टी को, तो पार्टी ही तय। नहीं, मैं यहाँ पार्टी के टिकट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो कहा आपसे आपकी पसंद, मैंने आपसे आपकी पसंद पूछी है। नहीं, मैं अपनी पसंद से, मुझे से अपना निजी स्वार्थ नहीं है ना, मैं तो जनता के लिए देख रहा हूँ कि जो जनता के लिए कार्य करेगा वो आएगा। अच्छा, मोदी जी श्रेष्ठ या योगी जी श्रेष्ठ? दोनों ही श्रेष्ठ हैं, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। राहुल में और अखिलेश में राष्ट्रभक्त किसको मानते हैं? देखिए जहाँ तक राहुल जी की और अखिलेश जी की बात है, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल प्रजापति की नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा राहुल गांधी, राहुल गांधी की राहुल बात। गांधी जी और अखिलेश जी की बात कर जी रहे हाँ, हैं, अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी की। देखिए सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है, कहते हैं ना कि जाकी जैसी भावना उसको वैसा ही दे, और प्रभु उसी में समाहित होते हैं, प्रभु भाव के भूखे होते हैं। जैसा जिसका भाव होगा, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, जिनका जैसा भाव होगा वो वैसा करेंगे। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर? देखिए दिल्ली के अंदर, जहाँ तक हम मात्र दिल्ली की बात करें और दिल्ली के चुनावी बात करें, तो दिल्ली के अंदर प्रभु जैसी इच्छा, जैसा राम जी देखिए, चाहेंगे, हरियाणा में बीजेपी है, जैसा राम जी राजस्थान में चाहेंगे, बीजेपी है, जी महाराष्ट्र में बीजेपी है, जी आपका मध्य प्रदेश में बीजेपी है। जी। तो ये तो दिशा पूरी, देखिए यूपी है, देखिए नजदीक यूपी है, मेरे चाहने यानी से, पूरा पूरा घिरा हुआ ना। मेरे तो चाहने से और हर राज्य में बीजेपी होने से भी फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मेरे चाहने से सब कुछ हो जाता उत्तराखंड में बीजेपी है। अगर मेरे चाहने से सब कुछ होता है, तो मैं तो एक बार में कह देता हूँ कि भाई आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, हिंदू राष्ट्र बनाइए फिर। तो क्या होना? नहीं, अभी तो दिल्ली की बात हो रही है ना। तो आपने ही कहा ना चारों तरफ बीजेपी है, हाँ। तो फिर चारों तरफ भाजपा, वो चारों तरफ हिंदू राष्ट्रीय हो जाए फिर सब जगह ही, दिल्ली में भी हो जाए फिर तो। नहीं, वो तो हिंदू राष्ट्र तो देखिए अगर आप मुझे स्पष्टी कहलवाना चाहते हैं या स्पष्टी पूछना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र से मतलब क्या है? देखिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, जो राष्ट्र के लिए काम करे, अपने भारत के लिए काम करे, अपने भारत की संस्कृति के लिए काम करे, और अपने भारतवासियों के लिए काम करे, वो राष्ट्रीय हित। योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे जी। इसका मतलब? देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है,
वो आप भी देख रहे हैं और ये भारत का हर एक प्राणी देख रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ कितना दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है। उनको कहीं पे किसी को टॉर्चर करके मारा जा रहा है, कहीं किसी को आग में भुना जा रहा है। तो यही योगी जी का नारा था कि बटोगे तो कटोगे। क्या ये भावना बिल्कुल भड़काने वाली चीज देखिए, नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। और नहीं, ये भावनाएं अगर भड़काने वाली बात है तो इनको दिखना चाहिए नहीं भाई। अगर इन जो हमारी ये मुस्लिम हैं, इनको भी तो दिखना चाहिए ना कि जो आप बांग्लादेश के अंदर कर राहुल रहे जी, हैं। चुनाव नजदीक देखिए, आता है तभी ऐसा क्यों देखिए, सोचते हैं? देखिए चुनाव की बात नहीं है। अगर चुनाव की बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर तो पहले से चल रहा है, जब तक चुनाव भी नहीं था दिल्ली में, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उससे तो पहले दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। तो मोदी जी पावर में है, जी तो मोदी जी क्यों नहीं कर सकते उस पर? जी, हम तो कह रहे हैं, पूरा भारत देश कह रहा है, पूरा संत समाज कह रहा है, पूरा मोदी जी एक्शन क्यों नहीं लेते वहाँ पे? देखिए भारत का हर एक प्राणी चाहता है और हर एक संत समाज चाहता है, एक एक युवा चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है या तो मोदी जी उस पर एक्शन लें, अगर एक्शन नहीं लेता है तो खुली छूट दे दे। एक बात बताओ, खाली हिंदू हिंदू राष्ट्र करने से काम चल जाएगा? युवाओं को रोजगार नहीं है। जी देखिए, हिंदू अगर हम अपने घर में सुरक्षित हैं, अगर हमारा घर सुरक्षित है तभी तो हमारे लिए रोजगार है, तभी तो हम रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे ना। अगर हम पहले सुरक्षित ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से लाएंगे हम? ये मतलब जो भूखा मर के सुरक्षित होना पड़ेगा। नहीं, भूखा मर के मैंने कब कहा भूखा मर के सुरक्षित होने पड़ेगा? जब रोजगार अगर तो भूखा अगर मर जाएगा। अगर आप सुरक्षित हो तभी तो भूखा रहने की क्षमता रहेगी आप में। अगर आप सुरक्षित ही नहीं हो तो भूखा कहाँ से रह तो क्या लोगे? बाकी जो पार्टियां हैं वो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कहा हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन हिंदू के लिए करती क्या है वो भी तो बता दीजिए मुझे। क्यों? अभी पीछे राहुल गांधी जी जो है उसमें मंदिरों में गए थे, अभिषेक किया था उन्होंने, अच्छा। और वो पहन के जो जनेऊ पहन के उन्होंने कहा था मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो क्या वो- नमाज पढ़ने भी तो जाते हैं टोपी पहन के, वहां भी तो कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ। तो वो तो कहते सर्व समाज के लिए हूँ मैं। देखिए उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं और हमारी अपनी विचारधाराएं। तो ऐसे तो देखिए हिंदू सनातन, देखो, देखिए सनातन ऐसे तो हिंदू नेता भी देखिए, ऐसे तो सनातन बीजेपी कहता है। के राहुल जी एक मिनट, ऐसे तो हिंदू नेता भी जो है बहुत ऐसे हैं जो मजारों पे जाके जो है कि ना वहाँ चद्दरें चढ़ा के आते हैं। वो क्यों चढ़ाते हैं फिर? मैंने आपको कहा कि जाकी जैसी भावना उसको वैसा दे। उनको वोट बैंक चाहिए होता है, जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा दिखाई देता है वो वहां चद्दर चढ़ाने चल देते हैं। मैं तो विरोध करता हूं उनका साफ साफ। अगर अपने सनातन, तो अगर तुम अपने सनातन के नहीं हो सके तो दूसरों के क्या हो जाओगे? जब तुम अपने घर के नहीं रहे तो तुम बाहर के क्या हो जाओगे? क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर एक बात कही गई है कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है हम सिर्फ सजदा करें खुदा के सामने, ना किसी मस्जिद को, किसी मजार को पूजे, ना किसी मूर्ति को पूजेंगे। फिर वो तो मजार को पूजते नहीं है, फिर हमारे हिंदू क्यों जाते हैं उस पर? फिर देखिए कहीं ना कहीं वोट बैंक की जरूरत होती है, वोट बैंक के लिए जाते हैं। और हम लोग जो जाते हैं हम उन चीजों का विरोध करते हैं और सनातन भी उसका विरोध करता है, संत समाज भी उसका विरोध करता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जो राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन के लिए काम करेगा, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। जो ये मजार पे जाते हैं या ये चद्दर चढ़ाते हैं या फिर ये मस्जिदों में जाकर टोपी पहनकर अपने आप का जो ये दिखावा करते हैं ना, आज हम मस्जिद में जा रहे हैं, आज हम मंदिर में जा रहे हैं, ये जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे दर्शकों को? मैं आपके दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बात आई है भगवे की, धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर भी अपने जो मुख्य समस्याएं हैं, जो हम अब चुनाव आ रहा है दिल्ली के अंदर, हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं कि हम बिना सोचे समझे हम किसी को भी वोट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब की बार बहुत सोच समझकर हमें कैंडिडेट चुनना है और बहुत सोच समझकर हमें वोट डालनी है, जो हमारे धर्म की भी रक्षा हो सके और हमारे रोजगार भी कहीं ना कहीं हम रोजगार में भी भागीदारी ले सकें। और जो हमारी मूल रूप से समस्याएं कि भाई रोजगार की हुई या गलियों की हुई या नालियों की हुई या भाई सामुदायिक भवनों की हुई, उन सब पे जो भी हमारा प्रतिनिधि ऐसा चुने जो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सके।
ऐसा ना हो कि भाई 5 साल के अंदर कोई भी नेतागण आपकी गली में आया और वोट की भीख मांगी, भाई 100 रुपये का, 200 रुपये का, 1000 रुपये का लालच दिया और आपने वोट डाल दी। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इस बार कम से कम ऐसा ना करें। अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए वोट करें और अपने प्रतिनिधि को सच्चा प्रतिनिधि चुनें, जो आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपके परिवार से